नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो हमारे यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट हैं वह ध्यान दें। यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम 18 जून 2024 को होने वाला है। बस 2-4 दिनों में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। यूजीसी नेट के लिए जो उपन्यास लगे हुए हैं, जो 13 उपन्यास लगे हैं 2 दिन में, उनका संक्षिप्त विवरण कराया जाएगा। यह वीडियो पब्लिश रहेगा चैनल पर सभी लोगों के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों के लिए। जो 13 उपन्यास हैं, आज फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में 6 उपन्यास आज कराए जाएंगे। सेकंड पार्ट में 7 उपन्यास कल कराए जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे गोदान उपन्यास, मैलांचल उपन्यास, झूठा सच उपन्यास, मानस का हंस, राग दरबारी और आपका बंटी। तो ये 6 उपन्यास की चर्चा आज करेंगे और इन्हीं 6 उपन्यासों पर आधारित शाम को 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। उस टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं होगा, पीडीएफ ही दिया जाएगा। उत्तर सहित पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। ऐसे कल जब 7 उपन्यास होंगे उस पर भी 150 प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी। ऐसे ही उपन्यास के बाद कल परसों कहानी शुरू करेंगे। तो कहानी, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य विधा, इन सभी पर टेस्ट सीरीज लोगों को 150 प्रश्नों की 2-2 सीरीज दी जाएंगी और इसी तरीके से पूरा संक्षिप्त कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको भी टेस्ट सीरीज चाहिए, आज से शुरू किया गया है, आज ये डिसीजन लिया गया है कि सभी उपन्यास, सभी नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा पर टेस्ट सीरीज, जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनको प्रतिदिन 150 प्रश्नों की 2 सीरीज मिलेगी, यानी 300 प्रश्न डेली मिलेगा। एक मिलेगा उपन्यास से, दूसरा एक जो एक्स्ट्रा उनको मिलेगा वो इकाई 1 से मिलेगा। फिर कल 150 मिलेगा, फिर इकाई 1 से मिलेगा। इसके बाद कहानी दिया जाएगा, कहानी के बाद इकाई 2 से दिया जाएगा। तो इस तरीके से यह क्रम चलता रहेगा। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने बैच ले रखा था, उनको भाषा पर दिया गया, लिपि पर उनको दिया जा चुका, हिंदी साहित्य के इतिहास पर दिया जा चुका, काव्य शास्त्र पर दिया जा चुका। तो इन सब पर उनको दिया जा चुका है। लेकिन जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनको उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा के साथ साथ भाषा, लिपि, साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, इन सब पर भी एक एक टेस्ट सीरीज साथ में देते चलेंगे। तो इस तरीके से 15 तारीख तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी और 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगी टोटल। ध्यान रखिएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर ये नंबर लिखा है, प्रारंभ में ही बता देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, लास्ट में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, फिर वो जा चुके होते हैं। इस नंबर पर वो फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है वह शुल्क जब इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पब्लिश है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि यह जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा, सेकंड पार्ट द गुरु एकेडमी पर होगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, द गुरु एकेडमी पर कल दूसरा पार्ट पब्लिश किया जाएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया है कि गोदान, मैलांचल, झूठा सच, मानस का हंस, राग दरबारी और आपका बंटी की चर्चा करेंगे। अगर आपके पास समय है तो ही आप देखें, अगर समय नहीं है तो फिर ना देखिए, क्योंकि इसमें पीडीएफ में उतनी चीज़ें नहीं हैं। संक्षिप्त विवरण की बात मैंने पहले ही किया है। हाँ, ये है कि पीडीएफ में नहीं, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोदान उपन्यास की। यह गोदान उपन्यास आपके यूजीसी नेट में भी है और यूपीएचईएससी में भी है। आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूपीएचईएससी के भी पाठ्यक्रम में जो लगा है उसकी भी चर्चा हो रही है। यानी गोदान हायर में लगा हुआ है यूपीएचईएससी में, मैलांचल यूपीएचईएससी में, झूठा सच यूपीएचईएससी में, मानस का हंस भी यूपीएचईएससी में है, राग दरबारी भी है, आपका बंटी भी है। तो जो 6 उपन्यास की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यूपी हायर में भी है, क्योंकि हमारे पास यूपी हायर वाले भी कैंडिडेट हैं, लगातार बैच चल रहा है। तो कम से कम इस वीडियो से उनका यह चीज़ रिवाइज हो जाएगा कि जो उनके पाठ्यक्रम में है, एक वीडियो ये देख लेंगे तो उनके पाठ्यक्रम के ये उपन्यास हो जाएंगे।
बाकी जो 7 उपन्यास उनके हैं, जैसे वयम रक्षाम है, विराटा की पद्मिनी, पुनर्नवा, नदी के दीव, भूले बिसरे चित्र, नीला चांद, बसंती, ये आगे होगा, उनको कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1935-36 में हुआ, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या का अंकन इसमें किया गया है। प्रेमचंद के इस अंतिम उपन्यास, अब यहाँ पर आप देखें प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो यही गोदान है। अंतिम उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग सभी समस्याओं को उठाया गया, जैसे भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन इसमें दिखाया गया, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्मभीरुता और भारतीय परायणता के स्वार्थपरता, उसकी बेबसी, निरीहता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। किसान की गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसे वह सहलाता है। दबी है अर्थात जो कर्ज लिया हुआ है, कलेश और वेदना को झुठलाता है, मर्जाद की झूठी भावना पर गर्व करता है, ऋणग्रस्ता के अभिशाप में पिसता है, तिल तिल सूली भरे पथों पर चलता है। भारतीय समाज का मेरुदंड ये किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है। नगरों के कोलाहल चकाचौंध ने गांवों की विभूति को ढक लिया है। जमींदार, मित्र, मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, नेता, सब के सब क्या बने हुए हैं, सब के सब जोंक बने हुए हैं और इसी गरीब किसान को ही किसान का ही शोषण करते हैं और गांव के महाजन और पुरोहित उनकी सहायता करते हैं। इसमें अगर पात्र की बात करें तो होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, पंडित, दाता दीन, माता दीन, दुलारी, सहुआइन, पाटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, राय साहब, मीनाक्षी, डॉक्टर मेहता, मालती, सरोज, मिस्टर खन्ना, गोविंदी, ओंकारनाथ, मिस्टर तंखा, मिर्जा खुर्शीद, ये इसमें पात्र हैं। इसमें गाँवों की अगर बात करें तो चित्रित गांव में 3 हैं, बेलारी है, सेमरी है और सोनारी है। ये सब अवध प्रांत के गांव हैं। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर ये दोनों गांव हैं, सेमरी और बेलारी। कितने मील? 5 मील। 5 मील के फासले पर बेलारी और सेमरी है। होरी बेलारी का रहने वाला है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी के रहने वाले हैं। खन्ना, मालती, मेहता ये सब कहाँ रहते हैं? तो खन्ना, मालती, मेहता शहर में रहते हैं। किस शहर में रहते हैं? तो लखनऊ में रहते हैं। इसमें 2 कथाएं हैं। एक कथा ग्राम कथा जो चल रही है साथ में, और दूसरी कथा शहर की कथा साथ में चल रही है। गोदान का जो प्रारंभ होता है वो ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने सेमरी जाता है। सेमरी जाते समय रास्ते में एक संक्षिप्त कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर आते हैं। गौर से सुनिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि गोदान का जो आरंभ होता है वो ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने सेमरी जाता है और सेमरी जाते समय रास्ते में उसे भोला ग्वाला मिलता है और उससे गाय लेने की बात करता है। भोला होरी को 80 रुपये में गाय देने की बात करता है। कितने रुपए में? 80 रुपये में गाय देने की बात करता है, वो भी उधार। अगले दिन होरी के घर गाय आ जाती है और गांव के सभी लोग देखने आते हैं, लेकिन होरी के भाई जो हैं वो शोभा और हीरा नहीं आते हैं। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव होता है। इस उत्सव में धनुष्यज्ञ नाटक में होरी जो है वो होरी किसका पाठ करता है? तो होरी माली का अभिनय करता है। राय साहब के यहाँ गांव और शहर के मेहमान आते हैं। वहाँ राय साहब जमींदार प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। यहीं उत्सव में मालती ओंकारनाथ को शराब पिलवा देती है और यहीं से शिकार पर जाने के लिए 2-2 लोगों की 3 टोलियां बनाई जाती हैं। पहले टोली में मेहता और मालती होते हैं, दूसरे टोली में राय साहब और खन्ना होते हैं, तीसरी टोली में तंखा और मिर्जा होते हैं। होरी के घर इधर गाय आ जाने से सब खुशी हैं। राय साहब का जो कारिंदा है वो गांव में लगान के लिए आता है। होरी लगान की रकम चुकाने के लिए झिंगुरी सिंह के पास जाता है उधार पैसे के लिए। झिंगुरी की निगाह तो उस गाय पर थी जो गाय होरी लेकर आया था ग्वाला से, भोला से।
तो पहले होरी और धनिया गाय बेचने पर राजी हो जाते हैं, लेकिन अंत में इनकार कर देते हैं। एक दिन होरी के भाई ने रात में चुपके से गाय को जहर खिला दिया। गाय मर जाती है। हीरा पर गौहत्या लगता है, घर से भाग जाता है। लेकिन होरी अपने भाई हीरा की पत्नी पुनिया किसकी पत्नी है, इस तरीके से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब पूरी कहानी आपको याद रहेगा तो बहुत आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा समय है तो ही देखिए, ताकि पूरा सुनते चलें, पूरी कहानी आपको याद हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हीरा की पत्नी जो पुनिया है, पुनिया की परेशानी को देखकर खेती बाड़ी ये संभाल लेता है होरी। गोबर जब भोला के घर गाय लेने को गया था तो भोला की विधवा पुत्री थी जिसका नाम था झुनिया। झुनिया से उसका प्रेम हो जाता है और अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं। जाड़े की कड़कड़ाती सर्दी में पुनिया के खेत में की रखवाली होरी कर रहा था। तभी वहाँ धनिया पहुँचती है और कहती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आई है। पंचायत होती है, लेकिन झुनिया को होरी अपने घर से भगाता नहीं है, रख लेता है। गोबर लखनऊ भाग जाता है डर के मारे और मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये महीने नौकरी कर लेता है। लखनऊ में किसके यहाँ नौकरी करता है, कितने रुपए महीने करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। गांव में झुनिया का पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, मंगल, जिसका नाम रखा जाता है मंगल। होरी जो गाय भोला से उधार 80 रुपये में लिया था, रुपया न दे पाने की स्थिति में भोला क्या करता है कि होरी के बैल खोल ले जाता है। और इधर उधारी की स्थिति तो यह है कि होरी दाता दीन की मजदूरी करने लगता है। गोबर लखनऊ से गांव चला जाता है। तभी तो सभी पर व्यंग करता है, कानून और राजनीति की बात करता है, जिससे लोग अब गोबर के व्यंग से कतराते हैं। राय साहब की भी कई समस्याएं हैं। उन्हें कन्या का विवाह करना है, अदालत में एक मुकदमा करना है, सिर पर चुनाव भी है। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हो जाती है। राय साहब पैसा मांगने तनख्वाह के पास जाते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। तभी मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंच जाते हैं। माता दीन की रखेल कौन है, नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, सिलिया। माता दीन की रखेल को जब घर से निकाल दिया जाता है तो धनिया के घर जाती है। धनिया उसे शरण देती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से शादी कर लेता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जा रही होती है। माता दीन होरी को रूपा की शादी अधेड़ रामसेवक से करा देता है, रामसेवक से करने की सलाह दे देता है। शादी हो जाती है। अब होरी अपने पोते मंगल के लिए एक गाय लेने के लिए कंकड़ तोड़ने की मजदूरी करता है और धनिया सुतली काटती है। कंकड़ खोदते समय होरी को लू लग जाता है, कै होती है, कै मतलब उल्टी होती है और होरी का देहांत हो जाता है। धनिया सुतली बेचकर 20 आने रखी थी जिससे गोदान कराती है और कहती है महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इनका गोदान है। तो ये संक्षिप्त में कहानी है। अब इस उपन्यास के बारे में किसने क्या कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद के नारी पात्रों में वह अन्यतम है। वह अन्यतम है मतलब कौन अन्यतम है, किसकी बात की जा रही है? तो धनिया की बात की जा रही है कि धनिया प्रेमचंद के पात्रों में अन्यतम है। क्यों अन्यतम है, क्यों धनिया के बारे में ऐसा रामविलास शर्मा ने कहा है, गौर से सुनिए। धनिया होरी की पत्नी है। अगर धनिया की बात करें, ऐसे ही नहीं कहा गया कि नारी पात्रों में अन्यतम है। धनिया होरी की पत्नी है। उम्र 36 वर्ष हो चुकी है। उसकी 3 संतानों की असमय मृत्यु आर्थिक तंगी से हुई थी। धनिया साहसी, सहनशील, आदर्श माता और एक आदर्श पत्नी भी है। धनिया किसी से डरती नहीं है, जो सत्य है वो सबके सामने कह डालती है, इसलिए लोग उसे मुंहजोर और लड़ाकू कहते हैं। धनिया को वो बिना ब्याही गोबर द्वारा लाई गई 5 महीने की गर्भवती झुनिया को शरण देती है और गोबर की कायरता को धिक्कारती है। माता दीन के द्वारा सिलिया को निकाले जाने पर सिलिया को शरण देती है और हीरा के लिए कहती है कि सवेरा होते ही लाला को थाने नहीं पहुंचा दूं तो असल बाप की नहीं। दरोगा को होरी रिश्वत देना चला तो धनिया कहती है अंजुरी भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने, ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत। और जब पंचायत होती है तो कहती है कि पंचायत गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा शराप
तुमको भी जरूर लगेगा। कहती है कि बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट नहीं हो जाएगी, अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी की पत्नी धनिया पंचों को, जो पंचायत होती है, पंचों को राक्षस कहती है और कहती है तुम इन पिशाचों से दया की आशा करते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर दे देंगे, मुंह धो रखो। तो गोबर भोला की पुत्री को बिना ब्याहे ले आता है, फिर भी समाज आदि का भय छोड़कर धनिया उसे पुत्री जैसा प्यार देती है। तो झुनिया अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है, कहती है भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख में दे। धनिया संयुक्त परिवार में पहले रहती थी। देवरों को उसने पाला पोसा बड़ा किया, और जब देवरों को उसने पाला पोसा बड़ा किया, संयुक्त परिवार में थी, तो कहा गया कि बेचारी जब से घर में आई कभी भी आराम से बैठी, डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। तब देवरों के लिए मरती थी, अब बच्चों के लिए मरती है। ये कहा गया है धनिया के लिए। होरी को जब ज्वर होता है, बुखार होता है, तो उसकी सेवा करती है और कहती है लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 वर्ष काटे हैं। 25 वर्ष जीवन के उसी के साथ काटे हैं, यानी विवाह हुए कितने वर्ष हो गया? 25 वर्ष। सुख किया तो उसी के साथ, दुख भोगा तो उसी के साथ। धनिया गाय खरीदने की लालसा में पति के साथ रात में सुतली काटती है। सुतली बेचकर 20 आने रखी थी, जो होरी के मृत्यु के समय दाता दीन से कहती है महाराज घर में न गाय है, न बचिया, न पैसा, यही पैसे इनका गोदान है। धनिया भोला से कहती है कि नोहरी से शादी करके तुमने अच्छा नहीं किया, औरत को अपने बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की? वो पत्नी सेवा कर सकती है जो तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। तो ये कहा गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। वहीं जगदीश पांडे कहते हैं झुनिया बेलारी की मालती है। झुनिया किसकी मालती है? तो बेलारी की मालती है। क्यों कहा गया है? क्यों जगदीश पांडे ने कहा कि झुनिया बेलारी की मालती है? देखिए, झुनिया किसकी पुत्री है? भोला की विधवा पुत्री है। इसका रूप वर्णन प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में किया है। पहली मुलाकात में गोबर से प्रेम हो जाता है। वो ऐसा प्रेम चाहती है जिसके लिए वो जिए और मरे, जिस पर वो अपने आप को समर्पित कर दे। तभी तो वो गोबर से कहती है न रुपयों की भूखी हूँ, न गहने कपड़ों की, बस भले आदमी के संग चाहती हूँ जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। ये झुनिया गोबर को अपना सारा वृत्तांत बताती है। उसका मानना है कि एक के साथ मोटा सोटा खा पी कर उम्र काट देगा। वो बस अपनी ही तो राग है। वो मानती है कि मर्द ही औरत को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। झुनिया 5 महीने की गर्भवती होती है तो गोबर उसे अपने घर छोड़कर शहर चला जाता है और बाद में लखनऊ आकर मालती की दी हुई कोठरी में झुनिया और अपने पुत्र मंगल के साथ रहता है। मालती की बात जो की गई है कि बेलारी की मालती है, मालती के बारे में ऐसा क्या है? क्यों कहा गया है? क्यों मालती से तुलना किया गया है? जो मालती हैं वो मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर लखनऊ में प्रैक्टिस करती हैं। कहाँ से पढ़ा है उन्होंने डॉक्टरी? इंग्लैंड से। मालती कौन से पेशे में है? डॉक्टर। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वे बाहर से फैशन वाली और अंदर से उदात्त हैं। मालती अविवाहित हैं। मालती कैसी हैं? तो अविवाहित हैं। पिता शराबी रोगी है, घर में 2 बहनें हैं, घर का खर्च मालती चलाती है। वे पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार हैं, पुरुषों को लुभाने और रिझाने में प्रवीण हैं। तभी गोविंदी कहती कि ऐसी औरतें, गोविंदी ने किसके बारे में कहा? मालती के बारे में, कि ऐसी औरतें समाज में रहेंगी तो पुरुषों के कान तो गर्म करती रहेंगी। प्रेमचंद ने कहा है कि मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। बाहर से तितली इसलिए क्योंकि वह बाहर से फैशन वाली है और अंदर से उदात्त है, तभी कहा गया मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है। खन्ना कहते हैं अब तक मैंने तुम्हारे पीछे हजारों लुटा दिया। मालती से कहते हैं तो मालती कहती मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में हो। ये मेरी कृपा थी
कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीज़ें धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी। मालती कहती है कि धन ने न अनाज तक किसी नारी के हृदय पर विजय पाई है और न कभी पाएगी। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती, ये मालती कहती है। वही मेहता कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयाल हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन क्या नहीं कर सकती? तुम प्रेम नहीं कर सकती हो। ये मेहता कहते हैं मालती से। मेहता कहते हैं मालती आग में पड़कर चमकने वाली वस्तु है। मालती से मेहता अपने प्रेम को खूंखार शेर के बताते हैं। तो मालती कहती है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। प्रेम देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। मालती मेहता से कहती है कि तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, गुरु हो। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक करने को काफ़ी है। ये मेरी पूर्णता है। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है, जो अपने पथ को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। सारा संसार अपना हो जाए। अपनी विद्या और बुद्धि जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगी। अपने साथ मेरे जीवन को भी सार्थक कर दो। वहीं रामविलास शर्मा कहते हैं कि राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। ये राय साहब के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है राय साहब के बारे में। हिंसक पशुओं में कहा गया है राय साहब को। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। क्यों? क्योंकि राय साहब का पूरा नाम जो है वो जानते ही होंगे आप लोग, अमरपाल सिंह। राय साहब अमरपाल सिंह जमींदार हैं। राय साहब सेमरी के रहने वाले हैं। वह दोनों सखा कृषक होरी को अपने पक्ष में रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वह देश प्रेमी होने का दिखावा करते हैं। वह अवसरवादी व्यक्ति हैं। अंग्रेजों द्वारा उनको राजा की पदवी मिलती है। राय साहब पतनोन्मुखी जमींदारों के प्रतीक हैं। इनकी पुत्री का तलाक हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना इसमें तलाक की समस्या को भी उठाया गया है। जितेंद्र वत्स कहते हैं कि सिलिया तलवार की धार पर धावनो है। क्यों कहते हैं जितेंद्र वत्स? कौन है सिलिया जिसके बारे में जितेंद्र वत्स कहते हैं सिलिया तलवार की धार पर धावनो है? सिलिया किस जाति की है? तो सिलिया जाति की चमार जाति से आती है और ब्राह्मण जाति वाले जो माता दीन हैं, माता दीन के साथ रहती है। इसे माता दीन के घर केवल खाने पहनने की छूट है, बाकी किसी वस्तु को छू नहीं सकती है। खाना नहीं बना सकती, किसी को दे नहीं सकती। सिलिया कहती है जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये माता दीन से सिलिया कहती है। तभी कहा गया सिलिया तलवार की धार पर धावनो, तलवार की धार पर चलने वाली है। सिलिया को जब धनिया अपने घर में शरण देती है तो सिलिया सोना से कहती है अभी मान मर्यादा के मुंह में वो चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर वो दौड़ा आएगा। यानी माता दीन अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? सिलिया सोना और उसके होने वाले पति मथुरा, सिलिया का सोना का पूरा साथ देती है। होने वाले पति मथुरा और मथुरा के पिता गौरी मेहता को समझा बुझाकर बिना दहेज के शादी पक्की करवा देती है। और एक दिन माता दीन होरी के हाथों 2 रुपए सिलिया के लिए भिजवाता है। सिलिया भागती हुई सोना के पति मथुरा के पास जाती है। दोनों में बातें होती हैं, प्रेम की चिंगारी फैलती है। तब तक सोना आ जाती है और इस तरह सिलिया का जो चारित्रिक पतन है वो होने से बच जाता है। माता दीन पुत्र के मुंह में सिलिया के पास आ जाता है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये है सिलिया। गंगा प्रसाद कहते हैं गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। खन्ना साहब का पूरा नाम वेद प्रकाश खन्ना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खन्ना साहब का पूरा नाम क्या है? तो वेद प्रकाश खन्ना है।
वेद प्रकाश खन्ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद प्रकाश खन्ना विजय देव नारायण शाही कहते हैं कि गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं, अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। वहीं प्रेमचंद को कृषि संस्कृति का वेदव्यास कहा जाता है, गोदान को भारतीय स्थापत्य का आधुनिक विन्यास कहा जाता है। इन बातों पर अगर ध्यान दें तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि जो गोदान में सामाजिक जीवन है, जो गोदान में शोषण है, उन पर जरा ध्यान दीजिए कि ये उपन्यास वो किसान की त्रासदी का ज्वलंत दस्तावेज है। इसमें किसानों की विपन्नता, शोषण, दलित प्रश्न, जातिगत भेदभाव सभी को दिखाया गया। गांव का भाग्य की डोर कहाँ पर है? गांव के भाग्य की डोर शहर में है। जमींदार अमरपाल सिंह के कारण शहरी और ग्रामीण कथाएं जुड़ती हैं। जमींदारी प्रथा ही गांव की आर्थिक स्थिति का नियंत्रण करती है। तभी तो राम सेवक कहता है यहाँ तो जो किसान है वो सबका नरम चारा है। पटवारी का नजराना और दस्तूरी न दो तो गांव में रहना मुश्किल है। जमींदार के चपरासी और कारिंदों की भेंट न भरो तो निबाह न हो। गांव में थानेदार दरोगा उधम मचाते हैं। हीरा पर गोहत्या मामला को समाप्त करने के लिए 30 रुपए की रिश्वत देने की तक नौबत आ जाती है। 30 रुपए की रिश्वत देने की नौबत आ जाती है। होरी झुनिया को घर पर रख लेता है तो 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड उस पर लगाया जाता है। झिंगुरी सिंह कानून के बारे में कहता है कि कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। वहीं दाता दीन की अगर बात करें, इन कथन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो दाता दीन कहता है जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहे। किसानों की विपन्नता आप देखें तो जो किसानों की बात की गई है वो इस तरीके से किसानों की विपन्नता जाहिर होती है कि लोग दाने दाने को मुहताज हैं। देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, कमर तोड़ मेहनत के बाद भी गुजर नहीं हो पाता है। वह जमींदार और महाजनों के शोषण का शिकार होते हैं। वह पूरी ज़िंदगी सूद भरते रहते हैं, किसान से मजदूर में बदल जाते हैं। राय साहब दोहरी नीति अपनाने में लगे हैं। जमींदारी प्रथा की निंदा करते हैं और फिर मजबूरी बताते हैं। क्या मजबूरी बताते हैं? राय साहब मजबूरी ये बताते हैं, राय साहब कहते हैं भाई हम बिच्छू तो हैं नहीं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन क्या करें, अफसरों को दावत कहाँ से देंगे, सरकारी चंदे कहाँ से देंगे। तो राय साहब का शोषण किसी के ध्यान में नहीं जाता, सारा दोष कारिंदों पर मढ़ दिया जाता है। कहते हैं राय साहब को क्या दोष है, भाग्य का खेल है। तो भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि कौन है? भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि है होरी। भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? होरी करता है। वो भाग्यवाद व कर्म फल पर कहता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, हमने कुछ नहीं संचा तो भोगेंगे क्या। तो ये जो सामाजिक स्थिति है वह सामाजिक स्थिति दिखाई गई है। समाज में जाति व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट है कि उससे मुक्ति मिलना मुश्किल है। माता दीन सिलिया के भोग विलास में लिप्त है, लेकिन उसका बनाया खाना नहीं खाता है। जिसको वह मानता है कि उसका ब्राह्मण जाति है वो उससे ख़त्म हो जाएगी, उसके मुंह में चमार हड्डी डाल देते हैं तो वो जाति भ्रष्ट हो जाता है। खेती किसानी की अपनी मर्याद है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ सामाजिक स्थिति को बताया गया। रामविलास शर्मा कहते हैं कि गोदान का कथानक किसान महाजन संघर्ष को लेकर रचा गया। उच्च वर्ग केवल चरित्र की पूर्णता के लिए है। जमींदार और पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व राय साहब, अमरपाल सिंह खन्ना ये करते हैं। महाजन वर्ग का प्रतिनिधित्व सहुआइन, झिंगुरी सिंह करते हैं। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व सिलिया, हरखू, कलिया करते हैं। ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व माता दीन, दाता दीन करते हैं। शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध संघर्षशील नारी पात्र धनिया है। शोषणकारी शक्तियों की जब बात आती है तो इस उपन्यास में आप देखेंगे यौन शोषण को भी दिखाया गया है। यौन शोषण भी दिखाया गया, क्योंकि समाज में यौन शोषण भी सभी जातियों में विद्यमान था। झुनिया के साथ यौन शोषण के 2 प्रसंग हैं। तिलक मुद्रा लगाने वाले पंडित और माता दीन, लेकिन दोनों झुनिया की साहसिकता के आगे विफल हो जाते हैं। गांव में उत्पीड़न वर्ग निम्न जाति का यौन शोषण करते हैं और इसे अपना अधिकार मानते हैं।
इसके लिए वे समाज में दंडित नहीं होते। पाटेश्वरी विधवा कहारिन को रखा है। नोखेराम भोला की पत्नी नोहरी को रख लेता है। सिलिया को माता दिन रखेल बनाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे यौन शोषण है। नारी उत्पीड़न भी है। नारी उत्पीड़न भी है। नारी उत्पीड़न आम बात थी। गरीब और निम्न परिवार में नारी को पीटकर पुरुष अपना गुस्सा उतारता है और अपने पौरुष की विजय मानता है। नारी इसका विरोध नहीं करती। बड़े घरों में तलाक की स्थिति आ जाती है, लेकिन निम्न वर्ग में सामाजिक पारिवारिक विघटन नहीं होता। समाज में किसानों के बीच ऋण की समस्या आम बात थी। गोबर कहता है, अरे कौन ये कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो, और क्या किसी को लूट लोगे? तो इस तरीके से उत्पीड़न भी यहां पर दिखाया गया है। निर्मल वर्मा का कथन है कि गोदान में प्रेमचंद की पहली बार भारतीय किसान के अंधकारमय भविष्य को प्रस्तुत किया है। राय साहब रंगासियार हैं। राय साहब रंगासियार, मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, धनिया बाहर से इस्पात जैसी कठोर भीतर से मोम जैसी मुलायम। गोदान को प्रेमचंद ने कहा संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज है। वहीं नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि गोदान दाम्पत्य जीवन का शोक गीत है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि गोदान की तुलना टॉलस्टॉय की रचना वार एंड पीस से की जा सकती है। तो इस गोदान में यथार्थवादी स्थिति उसके आरंभिक और अंतिम की तुलना से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ पर होरी कहता है कि जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया की त्रासदी भी दिखाया गया कि विपन्नता के अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। तो ये गोदान उपन्यास के बारे में आपने देखा, संक्षिप्त है, फिर भी मैंने आप लोगों को आधे घंटे में लगभग ये चीज़ समझाया है, क्योंकि बहुत बड़ा उपन्यास है। अब इसके बाद में शेखर एक जीवनी की बात हम लोग नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। आज जो मैंने बताया है सिर्फ उन्हीं उपन्यासों पर आज इस पाठ में बात करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा आप देखें, इसकी चर्चा भी हम लोग कल ही करेंगे। आज जो बात करेंगे हम लोग वो जिन उपन्यासों को मैंने बताया, यानी मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु जिनका उपन्यास मैला आंचल है, इसका विषय है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत और समग्र कथा है, जिसमें कुल अंचल की सुंदरता, कुरूपता का चित्रण, जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड दिखाया गया है। यह मैला आंचल उपन्यास के बारे में है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। चित्रित गांव मेरीगंज है। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है, कविता है। सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य आपने सुना होगा। ग्राम्य की कविता है एक भारत माता, भारत माता, उसी की पंक्तियों से मैला आंचल शीर्षक लिया गया है। और इस मैला आंचल के आप देखेंगे 2 खंड हैं। इसकी भूमिका में कहा गया कि यह है मैला आंचल उपन्यास, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन की सुंदरता भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। इसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने, इस मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने पूरे भारत के ग्रामीण जीवन का चरित्र चित्रण किया है। इनका जो कथानक है वो कथानक 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि से प्रारंभ होता है। मलेट्री ने बाहरा चेथुरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। गांव में खबर फैलती है कि कायस टोली यानी मालिक टोला के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को सिपाही पकड़ कर ले गए हैं, और यहीं से कथानक शुरू होता है। खैर, इसमें पात्रों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन मुख्य पात्रों में डॉक्टर प्रशांत कमली, बावन दास, बालदेव दोहराव, रामकिशन बाबू, ज्योतिकी काका, मंगला, ये सब इसमें हैं। ये PDF भी सुबह आपको मैंने भेज दिया है।
मेरीगंज जिस पर जो वहाँ का स्थान है, मेरीगंज की मुख्य पैदावार फसल गेहूं है। रेणु ने महिला आंचल उपन्यास का शीर्षक, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता से लिया है। इनकी उपन्यास के कथानक का आधार पर डॉक्टर इंदु प्रकाश ने रेणु को नादान कथाकार कहा है। महिला आंचल में विषयों की विविधता पर रेणु ने भूमिका में लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फूल भी है, सूल भी। मेरीगंज गांव में 12 वर्ण के लोग रहते हैं। पूरा समाज जाति के आधार पर बटा है। उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष भी है। इस उपन्यास में लोगों को संगीत और लोक नृत्य यानी भौजिया गीत, विदापत नृत्य, जाट जट्टिन खेल, सुरंगा, सदाब्रिज की कथा के माध्यम से मनोरंजन भी है। कायस्थ टोली को मेरीगंज के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं। राजपूत टोला को कायस्थ लोग सिपहिया टोला कहते हैं। यादव टोला को गोर टोली कहा जाता है। इसमें जो कुछ विशेष है उसकी बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ज्योतिकी काका कालीचरण को खूब नक्षत्र बलि कहते हैं। कमली के पुत्र को ममता ने नीलोत्पल नाम दिया। रोगग्रस्त युवती का पिता कहता है कि लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। तो वहीं बावन दास कहते हैं कि मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे डॉक्टर बाबू, मुझे और कोई काम दीजिए। हरगौरी कहता है कि अरे कांग्रेसी राज है तो क्या, जमींदारों को घोलकर पी जाएगा। सहदेव कहता है अरे जात धर्म फुलिया, तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति, तू ही धर्म, तू ही सब कुछ। सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? लाल पताका के संपादक कौन थे? तो चिंगारी थे। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है पूरा। इसमें आप देखेंगे डॉक्टर प्रशांत का मुख्य रोल है। डॉक्टर प्रशांत ने एक पत्र लिखा। पत्र में कहा कि डॉक्टर प्रशांत को पत्र लिखा था। किसने लिखा था? तो कमली ने लिखा था। कमली ने कहा कि तुम बच्चे को स्वीकार कर लो वरना पिताजी इसको मार देंगे। वहीं पर ममता आती है और ममता साथ देती है। ममता कहती है डॉक्टर प्रशांत से कहती है, डॉक्टर तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना। किस मिट्टी की बात हो रही है? कमली की बात हो रही है। मिट्टी को तो पहचाना। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। और ममता की प्रेरणा और कमली के प्यार को पाकर डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि ममता, मैं फिर काम शुरू करूँगा। इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। और उपन्यास के अंत में आप देखेंगे, जो प्रारंभ में आपने मिलिट्री देखा था, जो सांप्रदायिक आपने देखा, एक तरीके से सांप्रदायिक ही कहेंगे, वो सांप्रदायिकता जो केवल ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में थी, ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में। तो उपन्यास का अंतिम वाक्य है कि कलीमुद्दीन घाट पर चथरिया पीर में किसी ने मानता करके एक चिथड़ा और लटका दिया। तो खैर ये बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, क्योंकि समय कम है, 6 उपन्यास हैं, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। लोग कहेंगे सर कितना पढ़ना है अभी, और इस पर 150 प्रश्न भी देंगे, मैंने कहा है। इसके बाद यशपाल के उपन्यास की अगर बात करें, झूठा सच, जिसका 2 भाग है। पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। पहले भाग का प्रकाशन 1958 है, दूसरे का 1960 है। पहले भाग में राष्ट्र विभाजन और त्रासदी का चित्रण है, जिसकी कथा वस्तु 1943 से 47 तक की है। दूसरा भाग है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति और देश के विकास और देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों के भूमिका का यथार्थ चित्रण है, जिसमें 1947 से 1957 तक वर्णन है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूठा सच उपन्यास में कुल कितने वर्षों का कथानक है? तो कुल कितने वर्षों का कथानक है? तो 14 वर्षों का कथानक है। 1943 से लेकर 1957 तक 14 वर्षों का कथानक पूरा है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों को भी की जो भयावहता है
वह फैले खंड वतन और देश में है और इसी में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों, विस्थापितों, शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा के माध्यम से बताया गया कि विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। पूरे उपन्यास में बताया गया कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग हुए हैं, उच्च वर्ग के लोग नहीं, और अक्सर यही होता ही है। संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। इसमें अगर हम पात्रों की बात करें, तो पात्रों में आप देखेंगे तारा है। तारा जो मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच की लड़की है, तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे अधिक झेलती है। अगर हम जयदेवपुरी की बात करें तो जयदेवपुरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभाजन के कारण परिवार से अलगाव की स्थिति है और आगे चलकर विधायक होते हैं, कई पार्टियों के मेंबर बनते हैं। वहीं कनक की अगर बात करें तो कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच वाली लड़की है, जयदेव से प्रेम करती है, विवाह होता है, विच्छेद होता है। असद की अगर बात करें तो लाहौर के कामरेड युवा है, शीला रामज्वाला की पुत्री है, प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज की अगर बात करें तो सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। ऐसे ही इसमें ये सारे पात्र हैं। गिरधारी लाल नया हिंद पब्लिक के मालिक हैं, महेंद्र नैयर वकील हैं, कर्मचंद करकस पैरोकार पत्रिका के संचालक हैं। तो ये सब इसमें पात्र हैं। बाकी और भी बहुत सारे गौड़ पात्र हैं। इसमें धौलू मामा है, इसमें रतन है, गौस मोहम्मद है, महाजन है, कृष्ण नारायण है, मेहर, नब्बू, इनायत अली, विश्वनाथ सूद, उर्मिला, बंती, डॉक्टर श्यामा, पूर्वादेवी, सीता, जयापुरी और तारा की बच्ची है, माथुर, निरंजन चड्ढा, पीएस गिल, मिस्टर रावत, नरोत्तम, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, प्रसाद, राम लुभाया, राम ज्वाला। तो ये सब इसमें पात्र हैं और इन पात्रों के बारे में मैंने आपको बताया, जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। उर्मिला की अगर बात करें तो उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्या है, पुरी की तरह आकर्षण है। नब्बू की अगर बात करें तारा से बलात्कार करने वाला ये नब्बू है। मेहर की अगर बात करें दंगों में भटकी तारा की साक्षी है मेहर। पीएस गिल की अगर बात करें तो यह विभाजन का दंश झेल चुका युवक है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है वो मैंने बताया। रतन की बात करें तो शीशों का प्रेमी है। तो ये सब इसमें पात्र है। काशीनाथ सिंह का कथन है कि यशपाल का झूठा सच हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है और इसमें विभाजन की त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया। हिंदी में विभाजन के बारे में लिखा गया सर्वोत्तम उपन्यास है। वहीं यशपाल ने कहा, झूठा सच में सच को कल्पना के रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। उपन्यास का पहला खंड पंजाब, लाहौर के भोला पांधे की गली के एक परिवार राम लुभाया और उसके बड़े भाई राम ज्वाला के परिवार की कहानी से होता है। राम ज्वाला की पुत्री शीला का रिश्ता तय हो जाता है और राम लुभाया अपनी पुत्री तारा के विवाह की चिंता इनको होने लगती है। तारा विजातीय कामरेड असद से प्रेम करती है जिसके कारण उसके पिता तारा का विवाह सोमराज से कर देते हैं। तारा का जो भाई है जयदेवपुरी वो जेल में रहता है और वहाँ से छूट कर आता है। वो बहन तारा की शादी हो जाती है। तारा की शादी हो जाती है तो यहाँ पर ये जेल में जो बंद है तारा का भाई है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी के बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है। जयदेवपुरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयदेवपुरी एक निर्धन अध्यापक राम लुभाया का पुत्र है। राम लुभाया 1941 में यमए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था। यमए में एक सेकेंड ईयर में था। युद्ध विरोधी आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको जेल हो जाता है। पुरी अपनी बहन तारा से बड़ा था। पुरी अपनी बहन
तारा से बड़ा था। पुरी के चारित्रिक दुर्बलताएं न थी। उर्मिला की ट्यूशन करते समय वो अपने को संयत रखता था। पुरी की कहानी पैरोकार पत्रिका में छपी। इसकी सराहना खुद पत्र संपादक ने भी किया। पुरी उर्मिला के बाद कनक का ट्यूटर बना और पुरी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए पैरोकार में उप संपादक का कार्यभार संभाला। कांग्रेस के विषय में एक लेख लिखने से प्रधान संपादक जो थे कशिश जी ने उसे कशिश जी से उसकी कहासुनी हो गई और यह पत्रिका छोड़नी पड़ी। फिर सूद के सहयोग से नाजिर पत्रिका संचालन और प्रकाशन शुरू कर दिया। और जयदेव पुरी ने कहा कि साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूं। जयदेव पुरी जब ये बवाल होता है तो गली के लोगों से कहता है कि पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है। वहीं जयदेव पुरी यह भी कहता है कि स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके साथ सब कुछ अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। वही तो प्रेम है। जयदेव पुरी कहता है वही तो प्रेम है। पुरुष पर भी निर्भर करता है कि अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। स्त्री पुरुष की दया पर निर्भर करता है। उसके अतिरिक्त प्रेम क्या है? असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के न चाहने पर उसे दबोचता है और सभ्य समझा जाने वाला स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। ये जयदेव पुरी कहते हैं। कलाकार या लेखक के बारे में कहा गया है कि कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है लेकिन भीतर पोल रहता है। तारा का भाई जयदेव पुरी जेल में रहता है। वहां से आता तब तक इसकी शादी हो जाती है। सोमराज पहले ही दिन से तारा पर अत्याचार करता है। तभी दंगा शुरू हो जाता है और मुसलमानों के हाथ लग जाती है तारा और वहां उसकी दुर्गति होती है। बाकी ये जो पात्र हैं इन पात्रों के बारे में मैंने बताया है कि कौन क्या है ये मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं चल पाएंगे लेकिन इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्य आज की सीरीज में दिए जाएंगे। अब इसके बाद में मानस का हंस उपन्यास जो अमृतलाल नागर का है उसकी बात करेंगे। अमृतलाल नागर जिन्होंने चकल्लस पत्र का संपादन किया। प्रारंभ में मेघराज इंद्र उपनाम से कविताएं लिखने वाले अमृतलाल नागर तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखते थे। ये जीवनी परक उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। इसमें पात्र तुलसीदास जिनका नाम बचपन में रामबोला है, पार्वती रामबोला का लालन पालन करने वाली है, नरहरि बाबा तुलसीदास के गुरु हैं, मोहनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी है जिस पर तुलसीदास आसक्त है, रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री है, तुलसीदास की पत्नी है। अन्य पात्रों में टोडर, जयराम, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, गंगेश्वर, तारापति, रामकली, रामू द्विवेदी, संत बेनी माधव, वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, मैना कारिन, बकरीदी कक्का, राजा, पंडित गणपति उपाध्याय, बूढ़ा रमजानी, हुलसिया, पंडित आत्माराम, शिवराम दुबे, ये सब पात्र हैं। यह उपन्यास लिखना नागर जी ने कब शुरू किया? तो 4 जून 1971 अयोध्या से लिखना शुरू किया। पूरा लखनऊ में किया 23 मार्च 1972। कितने महीनों में पूरा हुआ? तो लगभग 9 से 10 माह लिखने में लग गए। इसे लिखने में उन्होंने किन ग्रंथों की सहायता ली? तो काशी का इतिहास, अकबर, तुलसीदास, तुलसी काव्य मीमांसा, इन सब की सहायता से उन्होंने लिखा। वैसे नागर जी ने केवल जीवनी परक ही नहीं ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। शतरंज के मोहरे है, सुहाग के नूपुर है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा भी है। तभी रामविलास शर्मा ने कहा था कि नागर जी को इतिहास से प्रेम है और इतिहास में भारत के इतिहास में अवध के इतिहास में राजा बेनी माधव और हजरत महल के इतिहास से उन्हें विशेष प्रेम था।
आगे देखते हैं तो इसमें जो विशेष चीज़ें हैं, इस उपन्यास में तुलसीदास ने कृष्ण भक्ति के पद गायन की बात की गई है। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी बिचेरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, तुलसीदास ने कहा। रत्नावली ने रामायण का पारायण कहाँ किया? गंगाराम के घर पर किया। टोडरमल कहते हैं कि जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी का जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा। वही तुलसीदास इस उपन्यास में त्रिविध ताप में जल रहे थे। त्रिविध में राम है, मोहिनी है, रत्ना है। मोहिनी, राम और रत्ना, ये त्रिविध ताप में जो जल रहे थे वो कौन कौन है? रत्ना कहती है कि मेहंदी रची उंगलियों में फंसा नाश्ता बेलन एकदम थम गया और कहा पीहर का पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है। यदि मैं लड़का होती तो मेरे पितृ की पीढ़ियों से पूछती चली आ रही गद्दी आज सुनी ना होती। कहती है नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी अपना दायित्व तो नहीं करता। वो नीरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। रत्ना का जब देहांत होता है, दिखाया गया है कि रत्ना का जब देहांत हो जाता है, रत्ना की अर्थी को सजाया जा रहा था। बाबा बाहर चबूतरे पर गांव वालों के साथ बैठे हैं, राम नाम का जप हो रहा है। रामू द्विवेदी ने बहुत ही सुरीले आवाज़ में गाया। क्या गाया? कि ऐसो को उदार जग माही। ये पूछा जा सकता है कि ऐसो को उदार जग माही कौन गा रहा था? रामू द्विवेदी गाता है ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रव्य दिन पे राम सरिस को नाही। शमशान जाते हैं। शमशान से लौटने पर बाबा की इच्छा थी कि संकट मोचन हनुमान जी के चबूतरे पर सोएं, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था कि बाबा बाहर ना सो। राजा आहिर कहते हैं भैया अंते का है सोई हो। अरे यहाँ उनका घर है, गांव है, जन्मभूमि है। तो बाबा कहते हैं कि देखो जन्मभूमि का घर घर तिन के साथ गवा, गांव तुम्हारे नाम से बजता है और रही जन्मभूमि वह तो सूकर खेत में। यानी जन्मभूमि कहाँ बात की गई है? सूकर खेत। ये भी आपको ध्यान रखना कि मानस के हंस में जन्मभूमि कहाँ माना गया? सूकर खेत। और कहते हैं कि वह तो सूकर खेत में है भाई। यहाँ तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका। कुटिल कीट की बात कहा गया है। तो राजा आहिर कहते तो बुरा क्या है इसमें भैया? गांव से निकले तो राम जी की शरण में पहुंच गए। बाबा कहते हाँ नीकी कही बच्चा, तुम खरे गोस्वामी हो रजिया, मेरा बहका पशु पकड़ लाए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूँगा जिसे तुम मेरा कहते हो। और बाबा फिर अंदर जाते हैं। वहाँ श्यामों की बुआ बत्ती ठीक कर रही होती हैं। बाबा पहचान नहीं पाए, पीछे से बोलती हैं। पीछे किसे कहती बाबा पहचान नहीं पाए। तो कहते हैं कौन है माई? कहते हैं अरे हमका नहीं चिन्हो भैया, हम है शिवदत्त की बहन गंगा। तो शिवदत्त की बहन का क्या नाम था? गंगा। ये भी प्रश्न बन सकता है। फिर बाबा घर में सोते हैं। वहाँ जहाँ पत्नी ने प्राण त्यागा था, ध्यान मग्न हो जाते हैं। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट होती है, घर में बिजली गिरती है। श्यामों की बुआ कहती है घर गिर रहा है भैया, भागो भागो, हाय राम क्या हो रहा है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी बताया गया है। बाबा अब अपने शिष्यों के साथ यहाँ से चित्रकूट के लिए जाते हैं और चित्रकूट को देखते हैं तो पंक्तियाँ सुनाते हैं कि चित्रकूट अचल अहेरी बैठो घात मानो और पातक के व्रात घोर सावज सहारिये। तो ये पंक्ति भी दी जा सकती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहिनी की बात की गई है। मोहिनी के साथ साथ में आप ये भी देखेंगे, इसमें मैं आज प्रश्न जो आपको दूंगा उसमें जो दरोगा है उस दरोगा की बात की जाएगी, उस पर आधारित जो कथन है वो भी आपको दिए जाएंगे। इसके बाद राग दरबारी उपन्यास की हम बात करेंगे। जो आज के लिए शेड्यूल में मैंने रखा है वो राग दरबारी उपन्यास रखा है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, जिसमें देश की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी दुर्गति है, न्याय की स्थिति का चित्रण है, बेशर्मी के साथ बेईमानी का चित्रण है, जमींदारी प्रथा के प्रभाव की कमी है, राजनीति में भ्रष्टाचार है, गाँव में आपसी रंजिश, इसको दिखाया गया। इसमें चित्रित गांव है शिवपालगंज। यह एकमात्र ऐसा उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में जिसके अंत में पलायन गीत है, जिसके अंत में पलायन गीत है।
राग दरबारी एकमात्र ऐसा उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में जिसके अंत में पलायन गीत है। पलायन गीत है, तो इसे जरूर ध्यान रखिए। पलायन गीत ने संगीत, सॉरी, पलायन संगीत है। और यह है अध्याय, जिसमें पात्र वैद्य जी हैं जो छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं, इतिहास से एमए की हैं, 5-6 महीने की छुट्टी पर आए हैं। रूपन बाबू वैद्यनाथ जी का बेटा है, छात्र नेता है, गयादीन की बेटी बेला से प्यार करता है। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है। शनिचर मंगलदास, जिसका मंगलदास भी नाम है, यानी किसका नाम मंगलदास है तो शनिचर का, यही अंत में ग्राम प्रधान भी बनता है। मास्टर मोतीराम है जो इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक है, गांव में इनकी आटा चक्की है। मास्टर खन्ना है, इतिहास के मास्टर हैं, अध्यापकों के नेता हैं। ये जो छंगामल इंटर कॉलेज की बात की गई है, जो इंटर कॉलेज की बात की गई है उसका चित्रण है। उसकी इमारत, शिक्षक, छात्रों की पढ़ाई पर व्यंग है, वहाँ के लोगों पर व्यंग है। कहा गया कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वे कहते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। लंगड़, अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधित्व जो भ्रष्ट व्यवस्था के आगे झुकता है। राधेलाल झूठी गवाही देने में पारंगत है। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है। वैद्य जी का आदमी, वैद्य जी तो बहुत ही ऐसे आदमी हैं जो विज्ञापन छपवाते हैं, इलाज करते हैं, उसके लिए व्यंग किया गया है। वैद्य जी के दवाखाने का विज्ञापन है कि जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। वैद्य जी का बैठका जो है वो दीवानी अदालत और लंगड़ का मुकदमा आदि पर व्यंग किया गया। वहाँ पर भी जो लंगड़ है, लंगड़ के माथे पर कबीरपंथी तिलक है, गले में तुलसी की कंठी है, दढ़ियल चेहरा है, दुबला पतला देह है, मिर्जई पहने हुए है। रूपन बाबू जब जाते हैं कॉलेज को तो रूपन बाबू के हाथ में एक किताब होती है जिसका नाम है जेबी जासूस। बेला गयादीन की पुत्री है। इसके और रूपन बाबू के प्रेम के चर्चे पूरे शिवपालगंज में फैले हैं। तो इस पूरे उपन्यास में आप देखेंगे तो आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच खींचातान का चित्रण किया गया है। इसमें कॉलेज, सहकारी समिति, ग्राम सभा का त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाया गया और इन सभी के केंद्र में अगर कोई है तो वो है वैद्य जी। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो पहला अध्याय पहले अध्याय में रंगनाथ का शिवपालगंज जाते समय ट्रक ड्राइवर से वार्तालाप होता है और वही का कथन है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। दूसरा जो अध्याय है उसमें आप देखेंगे कि शिवपालगंज थाने का चित्रण है। रूपन बाबू का व्यक्तित्व बताया गया है। रूपन बाबू के बारे में कहा गया कि उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं बल्कि आशीर्वाद मांगते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। जब बात रिक्शे वाले की आती है तो रिक्शा वाला और बद्री पहलवान के बीच में वार्तालाप है। एक रिक्शा वाला दूसरे रिक्शे वाले से कहता है, क्यों, गोंडा का रहने वाला है या बहराइच का? तो कहता है गोंडा में रहते हैं भैया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। कुल अध्यायों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कुल इसमें अध्यायों की संख्या 35 है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें। कुल अध्यायों की संख्या 35 है। इसमें लिखना चाहें तो आप लिख लें। 35 अध्याय हैं। 35 अध्याय हैं। तो ये इसके बारे में, वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में, इन सब के बारे में कहा गया। जो महत्वपूर्ण कथन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये उपन्यास आपने देखा। अब इसके बाद में आज जो बात करेंगे, आज का जो अंतिम उपन्यास होगा वो होगा आपका बंटी। आपका बंटी आपका बंटी उपन्यास की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। आज का अंतिम उपन्यास होगा मनु भंडारी का आपका बंटी, जिसमें विषय है दाम्पत्य जीवन का तनाव, माता पिता के कटु रिश्ते पर
कटु रिश्ते का संतान पर प्रभाव, निजी जीवन में संघर्ष और घुटन की समस्या, एक संवेदनशील बालक की कहानी, विवाह विच्छेद की त्रासदी। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कुल भागों की संख्या कितनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन से होता है। इस रचना के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को किससे लगता है तो उसके दोस्त टीटू से लगता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पात्रों में बंटी है, शकुन है, अजय है, मीरा है, डॉक्टर जोशी हैं, टीटू हैं, अमी, जोत, प्रमिला, चीनू, फूफी, कुन्नी, ये सब पात्र हैं। बाकी इसमें जो प्रमुख कथन है वो कथन मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसी 6 उपन्यास पर आधारित आज आप लोगों को 150 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। बाकी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तमस, जिंदगी नामा, धरती धन्ना अपना, 7 उपन्यास पर आधारित कल आपको ऐसे संक्षिप्त में वीडियो मिलेगा और फिर 150 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। अगर आपको भी टेस्ट सीरीज चाहिए, आप भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, प्रतिदिन आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी। एक मिलेगी 150 प्रश्नों पर टेस्ट सीरीज जो कि उपन्यास पर होगी। दूसरा मिलेगा जो इकाई 1 पर होगा, यानी 300 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। क्या शुल्क होगा, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपको शुल्क बता दिया जाएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। कल हम लोग सेकंड पार्ट में मिलेंगे द गुरु एकेडमी पर। आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च कर लें द गुरु एकेडमी।